हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ विदाई संभाषण पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। इनका जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ था। प्रमुख संपादन कार्य इन्होंने अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र आदि समाचार पत्रों का किया है। मुख्य रचनाएं इनकी है शिव शंभू के चिट्ठे और खेल तमाशा। इनकी मृत्यु 1907 में हुई है। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई है। बाद में इन्होंने हिंदी को सीखा और विधिवत शिक्षा इनकी मिडिल तक प्राप्त करने के पश्चात मगर इन्होंने स्वाध्याय के दम पर बहुत कुछ ज्ञान अर्जन किया है। वे खड़ी बोली हिंदी साहित्य के अंदर अपनी बहुत ही अच्छी छवि को स्थापित करने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं। बाल मुकुंद जी एक नव जागरण कवि रहे हैं, नई जागृति को समाज में लेकर आए हैं। इनकी जो विदाई संभाषण आज की जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी सबसे ज़्यादा चर्चित व्यंग्य कृति, एक ये व्यंग्य कृति है जो शिव शंभू के चिट्ठे, उसका ही एक अंश है। और इसमें हमारे भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के समय वायसराय कर्जन, जो हमारे यहाँ 2 बार शासन करते हैं, 2 बार भारत के वायसराय चुने जाते हैं, तो उनके समय का वर्णन किया गया है और व्यंग्य के रूप में बताया गया है कि देखने को तो लॉर्ड कर्जन वायसराय का जो कार्यकाल था भारत में बड़ा ही उन्नति का काल माना जाता है, लेकिन वास्तव में उन्नति भारत की नहीं थी बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित करने की बात थी। तो देखिए सच्चाई को हम इस पाठ के द्वारा जानते हैं कि उस समय की वास्तविक स्थिति, वास्तविक सच्चाई क्या थी, वो लेखक ने हमें प्रस्तुत करी है पाठ विदाई संभाषण में। आइए पाठ शुरू करते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। मतलब लॉर्ड कर्जन वायसराय जो था उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपका शासन का अंत हो गया है, अब आप इस देश को छोड़कर चले जाएंगे। संसार में सभी बातों का अंत होता है, इससे आपके शासन का भी अंत होता है। वो बताते हैं कि हर चीज़ जो दुनिया में आई है वो नष्ट होती है, नाशवान होती है। उस प्रकार से आपका शासनकाल भी नाशवान है, नष्ट होना जरूरी है। वो बताते कि अगर एक बार आप सोच लेते, लॉर्ड कर्जन के बारे में कहते हैं कि अगर आप ऐसा सोच लेते कि आप यहाँ चिर स्थायी वायसराय भी हो जाते, मतलब काफ़ी लंबे समय तक भारत देश से बस जाते, यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो भी वो समय बहुत ही जल्दी बीत जाता और इस देश के निवासियों के साथ बहुत जल्दी बीत जाता। ऐसा विचार उनके मन में वो लाते हैं और इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति ऐसी भी है जिस पर ना तो वहाँ के निवासियों का काबू है, ना ही वायसराय का कोई काबू है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है और आपको बिछड़ते देखकर हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। वो बोलते हैं कि बिछड़ने का समय तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए बिछड़ने का समय बहुत ही दुखदायी होता है। और लॉर्ड कर्जन जब उनका कार्यकाल समाप्त होने पर जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और माय लॉर्ड आपके दूसरी बार इस देश में आने के भारतवासी कोई प्रकार से प्रसन्न नहीं थे। मतलब वो महाभारत का कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा था कि इनका दोबारा से यहाँ पर कार्यकाल शुरू हो, वापस से यहाँ पर आकर कार्य करें, ऐसा कोई नहीं चाह रहा था। वो यही चाहते थे कि आप फिर से यहाँ पर ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। मतलब उन्हें फिर से दोबारा कार्यकाल मिला था, 1904 से 1905 का दूसरी बार का उन्हें कार्यकाल मिला था, तो उससे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधार जाए, मतलब इनका तबादला वापस से इनके इंग्लैंड में हो जाए। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न का समय बड़ा करुणा वाला होता है। मतलब बता रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि आप जाएं, लेकिन आपको जाने की जब खबर आई है तो हमें बड़ा दुख हो रहा है और बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वेर भाव छूटकर शांत रस का विहार उस समय होता है। मतलब जो दुख बिछुड़ने का समय होता है वो सारे गिले शिकवों को भूल जाता है, सारी मन की जो बेर की भावना है उनको भूल जाता है और मन में एक ही ख्याल रहता है कि जाने वाला हमें इतने समय से हमारे साथ था, वो हमें छोड़कर क्यों जा रहा है। इस बात का इंसान को हमेशा दुख होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। वो बोलता है कि जो लेखक हैं बता रहे हैं कि वो बड़े गरीब से ब्राह्मण हैं और वो बोलते हैं कि माय लॉर्ड आपका जो देश है, मतलब ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वो मुझे देखने का कभी सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ते समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी। वो बताते हैं कि आपके देश में
वहाँ तो पता नहीं बिछड़ते समय क्या लोग कैसे भाव रखते हैं, किस प्रकार से समय को बिताते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे इस देश में तो पशु पक्षी को भी बिछड़ते समय वो दुखी हो जाते हैं। जैसे अपने घर में कोई जानवर है, पालतू पशु या जानवर है, कोई कुत्ता है, गाय है, कोई जानवर रखा है हमने पालतू है, तो अगर हम कोई व्यक्ति हमारे घर से बिछड़ जाता है तो आपने देखा होगा कि वो जानवर भी बड़ा ही उदास हो जाता है। तो बताते हैं कि हमारे यहाँ के तो पशु पक्षी बिछड़ने में बहुत उदास हो जाते हैं। और एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, शिव शंभू नाम जिसका भी लिया है व्यक्ति का, उन्होंने उसकी 2 गायें थी, उनमें से अधिक बल वाली थी, मतलब अधिक शक्तिशाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की, मतलब गाय के 2 सींग होते हैं, सींगों का ही उपयोग करते हो, तो सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को नीचे गिरा देती थी। एक दिन वो टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, मतलब जो बल वाली गाय थी वो एक दूसरे पुरोहित को दान में दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, मतलब वैसे तो उसे प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि वो गाय उसको हमेशा परेशान करती थी, लेकिन वास्तव में वो गाय बिल्कुल उसके जाने से प्रसन्न नहीं हुई और परंच उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय दशा होती है वह मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। वो यहाँ एक व्यंग्य के रूप में कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ शासन करा, हमें इतने प्रताड़ित करा, हमें इतना परेशान करा, लेकिन फिर भी उनसे बिछड़ने का हमारे देशवासियों को बड़ा ही दुख है। आगे में इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखान थे। और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना शुरू किया था वह दुखांत हो जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने कि कोई व्यक्ति अगर आया है तो उसे जाना है, ये परंपरा है। जैसे किसी की अगर सरकारी नौकरी भी है, उसका कहीं तबादला होता है तो वापस उसको अपने पूरा स्थान पर जाना होता है, उसका वापस से तबादला होना स्वाभाविक बात है। तो बोले कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका जो शासनकाल था, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था, उनने जो उस शासनकाल में जो भी कार्य करे, जो भी नाटक करे, अन्य जो भी कार्य करे, जो भी योजनाएं करी, जो भी घोषणाएं करी उसने, वो सारी ही बातें बड़ी दुख देने वाली थी। और वो घोषणा बोल रहे हैं कि जिनके ऊपर लागू हुई है योजनाएं, उन्हें तो दुख हुआ ही हुआ है, साथ में योजना लागू करने वाले वे भी नहीं जानते हैं कि योजना लागू करने से उन्हें कितना दुख होने वाला है, उन्हें कितना दुख हुआ है, उन्होंने कितना नुकसान करा है, वे योजना बनाने वाले खुद भी नहीं जानते। लेखक यहाँ व्यंग्य के रूप में उन्हें ये बात कह रहा है। उसने जो खेल सुखान समझकर खेला वो आरंभ किया था, मतलब कि लॉर्ड कर्जन ने जो चीज़ सही समझकर, अच्छी समझकर जो योजनाएं, जो प्लान और नए नए प्लान यहाँ भारत में शुरू किए थे, वो अंत में कितने गलत साबित हो जाते हैं वो तो वे स्वयं भी नहीं जानते हैं। जिसके आदि में सुख था, मध्य सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। मतलब जिसकी बात शुरुआत में अगर सुख है तो अंत में सुख के साथ होना चाहिए। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामय की लीला हो रही है, उसे ये खबर नहीं है। मतलब वो कर्जन को व्यंग्य करते हैं कि आपने जो लीलाएं करी हैं, आपने जो कार्य करे हैं, आप सोच रहे हैं कि सब आप ही इसके सूत्रधार हैं, आप ही इसको कर रहे हैं, ये सब आपके हाथ की बात है, लेकिन इन सब के पीछे एक और लीलाधारी है। और हमारे लीलाधारी का अर्थ है हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे भगवान को बताया गया है यहाँ कि वास्तव में जगत में जो भी होता है वो उनकी इच्छा से ही होता है। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए हैं। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ न करना पड़े। मतलब कि वो भारत में इतने परिवर्तन करने के लिए आए थे। कहते हैं कि बम्बई में उतरे थे वो उस समय, जो कि बताते हैं कि वहाँ के आने पर उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं यहाँ इतने परिवर्तन कर जाऊँगा कि मेरे बाद जो भी आएंगे उन्हें कभी इतने वर्षों तक तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं होंगे। वे कितने ही वर्षों तक सुख की नींद से सोते रहेंगे। किंतु बात उलट गई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी। इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं
उसके मिटाने में आपको पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगी। मतलब करजन के कार्यों से जनता जो असंतुष्ट हो गई थी, उन्होंने जो आंदोलन शुरू कर दिए थे, वो आंदोलन अब इतनी तेजी पकड़ चुके थे कि आने वाले सुख चैन से क्या रहते, लॉर्ड करजन स्वयं भी सुख चैन से नहीं रह सके और आने वाले जो भी अधिकारी होंगे उन सब का भी सुख चैन और नींद इन्हीं आंदोलनों के द्वारा खराब होने वाला है। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है, भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके, यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया, इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुर्ग है। मतलब कि उन्होंने क्या करा, आते से ही इतने ज़्यादा परिवर्तन करने की ठानी कि जिसकी वजह से हमारे की जनता भी परेशान हुई और वे स्वयं भी परेशान हुए। विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। अलिफ लैला के अल हदीन के चिराग रगड़कर और अबुल हसन के बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी, क्योंकि उस समय वहाँ के जो वायसराय के समय जो वहाँ के इंग्लैंड के महारानी और राजकुमार आए थे तो उनके लिए दिल्ली दरबार सजा था। उस समय इतिहास में इनमें वर्णन मिलता है इस चीज़ का। तो दिल्ली दरबार की शान बताते हैं वो क्या बोलते हैं कि अलिफ लैला जो कहानी किस्सों में आपने देखा होगा, पिक्चर नाटक में भी देखा होगा, अलिफ लैला नाटक में चिराग होता है, अलादीन का चिराग होता है, उसको रगड़ने के उसमें से जिन निकल के आपकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। और उसी तरह से अबुल हसन जो बगदाद के खलीफा हैं, मतलब अपने आप को परमेश्वर के बराबर उनको रखा जाता है, परमेश्वर के बराबर उनको माना जाता है। तो बोले उतना सुख आप आँख खोलकर उस सुख से भी ज़्यादा बड़ा सुख जो है वो आपने हमारे दिल्ली के दरबार में देख लिया है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। मतलब आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके भी जो भगवान है, मतलब वहाँ के महारानी और राजकुमार जो इंग्लैंड के आए थे उनकी चांदी की थी। मतलब आपको उनसे भी ज़्यादा सम्मान दिया गया। आप दाहिने थे, वे बाएं थे, आप प्रथम थे, वे दूसरे थे। मतलब आपको उससे भी ऊंचा पद दिया गया हमारे यहाँ पर। मतलब इतना प्रेम दिया गया हमारे देश में। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया, बादशाह के भाई को बाद में सलाम किया। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे सबसे ऊंचा था। होदा, चंबर, छत्र आदि सबसे बढ़कर आपके जुलूस में थे। और सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था, किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपको पटखनी खाई है, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंची माने गए, आपको साफ नीचा दिखाना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके आप। मतलब कि आपको इतना सम्मान देने के बाद भी आपने हमारे देशवासियों के साथ ऐसा करा कि इतने सम्मान के बाद भी अब आप अपनी स्थिति को आज देखिए कि आपकी स्थिति कितनी नीची हो गई है, आप कितने नीचे गिर चुके हैं, सबकी नज़रों में कितने नीचे गिर चुके हैं, स्वयं अपनी नज़रों में और अपने देश में कितना नीचे आ चुके हैं आप। तो आपको ये सम्मान जो हमने दिया था उसको आपने कहीं से भी उसको सराहा नहीं। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार कौंसिल में बेकानूनी कानून पास करते और कन्वोकेशनल प्रवक्ता देते समय दिवाला निकाल दिया। मतलब वास्तव में कहते हैं कि इनका जो स्वभाव था बड़ा ही गंभीर स्वभाव के प्रसिद्ध रहे हैं, धीर और शांत स्वभाव के रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब की बार अपने जो दोबारा आए तो उन्होंने इतने परिवर्तन उठल पटक कर दी, कानून बना दिए कि इनका जो पूरा धीर गंभीर स्वभाव था वो पूरी तरह से इन्होंने त्याग दिया हो जैसे। तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपको बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई। आपने इस देश में से उथल पुथल करी और आपको वहाँ से इस्तीफे की धमकियाँ आने लगी। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा, उनका सारा पैसा रुतबा चला गया। धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता की भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा महाराजा डोरी हिलाने के सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे, आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। मतलब आप सोचिए क्या रुतबा था आपका कि हमारे यहाँ के राजा महाराजा आपके सामने खड़े रहते थे, आप जो कहते थे तो जो आप जो बोले वो हो जाता था हमारे यहाँ। और अब देखिए आपकी क्या गति हो गई है। आपके इस सारे प्रलय होती थी, कितने ही राज्यों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा से जादू के बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। मतलब कि कितने ही तो बड़े लोगों को आपने मिट्टी में मिला दिया और कितने ही छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े अधिकारी बना दिया आपने। और
आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पामाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत हो न सका और उसको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उसका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। मतलब आप इतने अधिकारी वर्चस्व वाले हो गए थे हमारे यहाँ कि आपके सामने सैनिक ने भी जो अपनी इच्छा जाहिर करी या जो अपने मन से करना चाहा परिवर्तन, वो नहीं हो सका। उसकी बात को नहीं सुना गया, बल्कि आपकी बात को सुना गया। आपका इतना ऊंचा पद, आपका इतना ऊंचा ओहदा होने के बाद भी आप आज अपनी स्थिति को देखिए। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। मतलब आप इतने ऊंचे सम्माननीय बने और आज इतने नीचे आ गए हैं, तो ये हमें दुखी कर रहा है और नीचे गिरे रहेंगे ये और ज़्यादा दुखी करेगा। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। उसको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है ये आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात को जान लेने का इस देशवासियों को अवसर नहीं मिला है। पर वतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए नोटिस आ जाए कि आपको 1 महीने के बाद त्यागपत्र देना है, आपको हटाया जाता है, तो व्यक्ति वो जो 1 महीना निकालता है वो बड़ा ही कष्टदायी होता है। वो सोचता है कि क्यों ना आज ही ये पद छूट जाए। तो वो बताते हैं कि उस कष्ट को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उस समय उन्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। तो माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को करने आए थे और क्या करने चले गए। शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। जरूर से हम भी मानते हैं कि हर राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है, हर शासक का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य होता है। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना, किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। फिर व्यंग्य करते हैं लेखक कि क्या आपने जनता के बारे में सोचा? क्या जनता के बारे में कुछ भी अच्छा कार्य करा आपने उसका? नहीं, बल्कि आपने तो अपने मनमाने ढंग से जो हुक्म चलाया, आप शायद इसी को शासन मानते हैं। क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना, उसको दरबा कर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद्द से सब काम किए जाना ही शासन है? मतलब प्रजा की नहीं सुनना, अपनी ही मर्जी चलाना और जबरदस्ती उनसे कार्य करवाना। एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसने आपको जिद्द होकर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। केसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना को सुनने के लिए आप प्रजा को अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। अब यहाँ केसर और जार का जो नाम दिया है, उदाहरण दिया है कि केसर और जार तो फिर भी एक बार प्रजा की सुन लेते हैं, लेकिन आपने तो उतना भी नहीं करा कि बिल्कुल प्रजा की कोई बात नहीं सुनी। आपने पूरी तरह से अपने मनमाने ढंग से शासन किया। यहाँ केसर और जार जो है, तो केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना हुआ शब्द है, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और जार जो है ये भी जूलियस सीजर से बना हुआ शब्द ही है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों के लिए प्रयुक्त किया होता था। और इस शब्द का पहली बार बुल्गारियाई शासक के लिए प्रयोग किया गया था। और फिर आगे क्या बोलते हैं कि आप तो उनसे भी ज़्यादा अत्याचारी निकले। और नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया था, तो यहाँ नादिर शाह की हम बात करें कि नादिर शाह कौन है, तो 1688 से 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे थे ये नादिर शाह। अपनी तानाशाही के रूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया इन्हें कहा जाता है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो बताते हैं यहाँ पर हमारे लेखक के, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया था, पूरे हमारी दिल्ली की जनता को बिल्कुल काट दिया, मार दिया था, तो आसिफ जहाँ की तलवार जो गले में डाल कर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया। तो आसिफ जहाँ ने उस कत्लेआम को रोक दिया था, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपको जरा भी ध्यान नहीं आया। मतलब एक व्यक्ति की प्रार्थना पर उसने इतना क्रूर अत्याचार रोक दिया है, लेकिन हमारे यहाँ की 8 करोड़ प्रजा आपसे गिड़गिड़ाकर बार बार प्रार्थना कर रही थी
लेकिन आपने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया और इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं आया। ये बात हो रही है बंगाल विभाजन की, जो कि 1905 में भारत में हुआ था। उसको काला दिवस के रूप में पूरे बंगाल में मनाया गया था। बंगाल भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इस कारण से उसका विच्छेद इन्होंने अपने निजी हित के लिए किया था। और ये घटना का मुख्य सूत्रधार जो था वो लॉर्ड कर्जन था। तो उनके होने के कारण इस प्रकार की घटना से उन्होंने भारत के विच्छेद करने का पूर्ण प्रयत्न किया था, जो कि हमारे देश के लोगों के दिलों में बड़ा ही गहरा आघात बन के आया था, जिसको कि आज भी बंगाल के लोगों में बड़े गहरे आघात के रूप में मौजूद है। इस प्रकार की घटनाओं के बाद कर्जन ने हमारे देश में और क्या क्या करा है और लेखक उसको हमारे सामने कैसे व्यंग्यपूर्ण रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, इन सारी बातों को हम इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे। आशा है भाग 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।